नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अंबा प्रसाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। बड़का गांव से कांग्रेस की विधायक है अंबा प्रसाद, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इस पीसी में ईडी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ईडी ऑफिस जाएंगी अंबा प्रसाद। ईडी ने आवास पर पहले छापेमारी की थी। आपको बता दें, अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू से ईडी पूछताछ कर चुकी है। रंगदारी, लेवी और जमीन कब्जा करने का आरोप है, जिसे लेकर पूछताछ योगेंद्र साहू से की जा चुकी है, जो अंबा प्रसाद के पिता हैं। आज अंबा प्रसाद से पूछताछ की जाएगी। अंबा प्रसाद ईडी ऑफिस आज जाने वाली हैं, लेकिन उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कितने बजे ये पीसी होगी और क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों को उठा सकती है अंबा प्रसाद? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कुछ दिन वो पहले ही अंबा प्रसाद जब योगेंद्र साहू के पास पहुंची थी, जब उनसे ईडी पूछताछ करी थी, उस दरमियान ही उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए कहा था कि कुछ सरप्राइज पैकेज है जो कि वो कुछ दिनों में जारी करने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि आज उसी सरप्राइज पैकेज को लेकर जो अंबा प्रसाद हैं वो प्रेस वार्ता कर सकती है। हालांकि क्या कुछ इसके पीछे रहेगा, क्या कुछ तथ्य रहेंगे प्रेस वार्ता में, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। लेकिन साफ तौर पे अगर बात की जाए तो पिछले दिनों जो ईडी के द्वारा रेड की गई थी, उसी से संबंधित तमाम चीजें हो सकती हैं। उनके पिता योगेंद्र साहू और उनके चाचा से भी पूछताछ जो धीरेन्द्र साहू हैं उनसे भी। प्रकाश, एक बात जो अंबा प्रसाद कहती आ रही हैं, उनकी तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा था कि बीजेपी ने चुनाव लड़ने का उन पर दबाव दिया था, उन्होंने मना कर दिया, इस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। क्या इससे जुड़ा कुछ खुलासा कर सकती हैं क्या? जी, अगर बात की जाए तो लगातार उनके द्वारा ये बयान तो शुरुआत दिन से ही दी जा रही है, जिस दिन से ईडी का दबाव पड़ा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खुलासा जो है उम्मीद की जा रही है अंबा प्रसाद के द्वारा की जा सकती है। फिलहाल इसे लेकर कोई भी चीजें जो हैं वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन अपने आप में ये तथ्य जो होंगे हो सकते हैं कि काफी चौंकाने वाले होंगे। उसी को लेकर अंबा प्रसाद जो है वो प्रेस वार्ता करते हैं। आज ईडी ऑफिस भी जाने वाली हैं अंबा प्रसाद, जहां उनसे पूछताछ होगी। वहां कितने बजे पहुंचेंगी और किन किन सवालों से उनका सामना हो सकता है? जी, अगर बात की जाए तो अंबा प्रसाद से जो जमीन से जुड़े हुए मामले को लेकर जो आरोप लगे थे, बड़ा बाजार जो हजारीबाग स्थित एक जमीन का पूरा एरिया था, उसके कब्जा करने का आरोप जो है उनके पिता पर लगा था, उसमें कहीं ना कहीं अंबा प्रसाद की संलिप्तता की भी बात सामने आई थी। तो तमाम इन्हीं चीजों को लेकर पूछताछ होगी। वहीं उनके जो ठिकानों से उनके पिता या फिर उनके घरों से जो भी चीजें हैं वो तथ्य मिले थे, उन तमाम चीजों को लेकर ये पूछताछ की जाएगी। तो कहा जा सकता है एक अहम खुलासा जो है वो पूछताछ। ठीक है ओम प्रकाश, आप इस पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और आपको लोहरदगा से बड़ी खबर बता दें, जहां जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सैलून में बाल कटा रहे थे नरेश साहू, जिनकी हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर 3 हमलावर पहुंचे थे, सिर में गोली मारकर उनकी हत्या की गई। हत्या के बाद मौके से हत्यारे भाग गए। सेना के सिरिंग हाथू तोरार गांव की घटना बताई जा रही है। संवाददाता आकाश साहू अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया? जी, आज जब सुबह सुबह जो मृतक हैं वो बाल कटाने सैलून गए थे, तो अचानक से एक बाइक पर 3 हमलावर आए और गोली मारकर वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है कि जमीन कारोबार का ये काम करते थे नरेश साहू उर्फ शिबू, और जमीन का ही मेन मामला होगा। और अभी तक फिलहाल हत्या की गई, क्यों की गई इसका खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल जल्द ही पुलिस इस पर खुलासा करेगी। लेकिन आकाश, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है उस इलाके के बारे में अगर आप बता पाएं, क्योंकि बेखौफ अपराधियों की ये करतूत है कि दिन दहाड़े इस तरीके से गोली मार रहे हैं। जी, सेन्हा थाना क्षेत्र का अगर बात करें तो सिरंगातू तोरार पौस इलाका में आता है और ये लोहरदगा रांची बेड़ो मार्ग को कनेक्ट करता है। ये इलाका पूरी तरह से एकदम संख्या बल में लोगों का है। इस तरह से जब भीड़ भाड़ वाले इलाका में किसी को सैलून में घुसकर गोली मारी जाती है तो निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से सवाल उठते हैं, और अपराधियों का भी मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि किसी को भी दिन दहाड़े इस तरह से
सैलून में घुसकर गोली मारी जाती है। तो जिला में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उनका कहना है कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद क्या है मामला पूरी तरह से इस पर बयान दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आकाश, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, दुमका से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के लिए जामताड़ा के जेएमएम कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन और पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी भी शामिल हुए। इस मौके पर बसंत सोरेन ने कहा कि दुमका लोकसभा क्षेत्र पर दिल्ली की नजर है। दुमका जीत लेना मतलब झारखंड जीत लेना। वहीं दुमका लोकसभा के प्रत्याशी नलिन सोरेन ने कहा कि उन्हें गुरुजी से जीत के लिए आशीर्वाद मिल गया है। आपको बता दें कि जेएमएम प्रत्याशी के सामने बीजेपी ने सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जो कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं और शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं। परसों जब फैसला हुआ कि यहां का प्रतिनिधित्व ललिन सोरेन जी करेंगे, तो केंद्र में बैठे लोगों का चेहरा देखने लायक था। देखिए, जीत की प्रति पूर्ण रूप से हम संगठन पर विश्वास करते हैं और संगठन के लोग निश्चित रूप से जीत के लिए हर संभव हर तरह से कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से जीत। झारखंड में कांग्रेस के 4 सीट पर उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में 2 बार सीईसी की बैठक होने के बावजूद उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर अब तक नहीं लग पाई है। तो सवाल ये है कि आखिर उम्मीदवारों के नाम पर संशय क्यों है? ये रिपोर्ट देखिए। 24 का चुनावी समर का शंखनाद हो चुका है। पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में लगी हैं, लेकिन झारखंड में कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों को लेकर भी पत्ते नहीं खोल रही। प्रदेश में कांग्रेस 7 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 3 सीट पर उम्मीदवारों को उतार दिया गया है। बाकी 4 सीट पर संशय जारी है और इस संशय की वजह है जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश। ऐसे में चारों सीटों के लिए कुछ नामों पर चर्चा है जो कांग्रेस से टिकट के दावेदार हो सकते हैं। रांची से सुबोधकांत सहाय, राम टहल चौधरी और बन्ना गुप्ता हैं। धनबाद से ददई दुबे, गौरव सिंह और राजेश ठाकुर दावेदार हो सकते हैं। गोड्डा से प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह या फुरकान अंसारी, तो चतरा से केएन त्रिपाठी, जयशंकर पाठक या अरुण सिंह के नाम पर मुहर लग सकता है। कांग्रेस इन 4 सीट के जरिए राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटर को साधने की जुगत में है और इसके लिए दिल्ली में 2 बार चुनाव समिति की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम पर पेच अभी भी फंसा है। ये सारे चीज को देखने के बाद चुनाव में पार्टियां जाती है। वो केवल कांग्रेस की बात नहीं है। भारत में जितने दल हैं सब इस तरह की बात को सोचते हैं। सिर्फ एक दल है, हम लोग मान सकते हैं कि उसकी सोच ये नहीं है, वो सामाजिक सरकार से उसको मतलब नहीं है, वो धार्मिक भावना में सारा काम करता है। लेकिन हम लोग जिस दल से आते हैं वो सामाजिक धारा को तो देख के ही चलेगा। सामाजिक समीकरण तो आप जानते हैं हम लोग बनाने में पहले ही से बनाए हुए हैं, कहीं कोई देरी की बात नहीं है। नामांकन की तिथि चालू होने दीजिए, हम लोग नामांकन करना। दूसरे दल से तीसरे दल से लोग आएंगे तो इस बार नहीं तो विधानसभा का देंगे, विधानसभा नहीं तो अगले लोकसभा का देंगे। जब वो विचारधारा से जुड़ते हैं तो देखना है कितने टेन्योर में जुड़ पाते हैं। अगर जल्दी जुड़ जाएंगे तो जल्दी कर देंगे। झारखंड में 7-5-1-1 का फॉर्मूला इंडी गठबंधन के बीच तय माना जा रहा है। लोकसभा की सभी 14 सीट पर एनडीए का उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि इंडी गठबंधन की ओर से अब तक 6 उम्मीदवार के नाम ही घोषित किए गए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्ष चुनावी मैदान में अपने सिपह सलारों को उतारने में और कितना वक्त लेता है। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
तो झारखंड में कांग्रेस ने अभी अपने 4 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उन्होंने आगे कहा कि इस बार ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जो जनता के साथ सरोकार रखता हो। जैसा कि गुलाम मोहम्मद मीर साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी के हैं और वो झारखंड के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी कल बात कही कि 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक कैंडिडेट की बात आप कह रहे हैं, कैंडिडेट इस बार हाईकमान और यहाँ के इंचार्ज और अध्यक्ष ने इस तरह से चुना है कि जिनका सरोकार जन जन से है, लोगों से है और वो लोकल कैंडिडेट हैं। रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडी गठबंधन की 21 अप्रैल को आयोजित उल गुलान महारैली में देश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई नेता शामिल होंगे। जेएमएम ने बताया कि रैली की सफलता के लिए नेताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जो पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, चाहे जिला कमेटी के पदाधिकारी हों, वर्ग संगठन के पदाधिकारी हों, केंद्रीय समिति के सदस्य हों, उन सबों के साथ में हम लोगों ने लगातार बैठक की है और आज भी 8 जिला के पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई है। उस रैली को कैसे हम लोग सफल बनाएं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव को लेकर लोगों ने भी अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर सरायकेला जिला में कोई मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है, तो कोई इंडिया अलायंस की सरकार बनने का दावा कर रहा है। चुनाव को लेकर गम्हिया प्रखंड के लोगों से बात की हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। लोकसभा चुनाव को लेकर सरायकेला जिला में हर एक चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है। लोग आपस में बैठते भी हैं, चर्चा भी करते हैं। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में हमारा प्रत्याशी कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, इस बात को लेकर लोग आपस में इस बात को लेकर बात भी करते हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त में सरायकेला के गम्हिया प्रखंड के ठीक करीब है, जहां लोगों की यहाँ अक्सर यहाँ बैठक होती है। बैठक में ये लोग फिलहाल आपस में इस बात को लेकर चर्चा करते हैं, चुनाव को लेकर बातें करते हैं। हम भी उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों का मिजाज क्या है, लोग क्या सोचते हैं, मोदी की गारंटी या फिर एनडीए की जो गठबंधन है उसको लेकर वे किस तरह के आपस में बात करते हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम हुआ राजेश कुमार श्रीवास्तव। देखिए, हम लोग जो रुझान देख रहे हैं वो तो मोदी जी का ही है। मोदी जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। आपका मिजाज क्या है? चुनाव वही अपना वही रहेगा, मोदी जी रहेगा। क्यों मोदी जी ही क्यों? उसका में कोई है ही नहीं है, कोई किसी को दिख ही नहीं रहा है। हमारा अधिकार है वोट देने का, वोट देंगे। 85 हमारा चॉइस होगा तो देंगे, नहीं तो फिर नोटा में मारेंगे। आपको क्या लगता है कि और क्या काम होना चाहिए? काम तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। सरायकेला जिला में देखिए, यहाँ हम लोग का शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो सरकार आगे आएगा वही सरकार हमको पसंद है। फिलहाल आने वाला यह चुनाव ही बताएगा कि सरायकेला जिला जो है वह अपना मत किसे देते हैं और किसे अपना प्रत्याशी, किसे अपना सांसद चुनते हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 सरायकेला। पलामू में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से स्वीप प्रोग्राम के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मेदिनीनगर के कोयल रिवर फ्रंट पर प्रशासन की ओर से दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इनमें डीसी के साथ डीडीसी और दूसरे अधिकारी शामिल हुए। इसके जरिए मतदान को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। साथ ही लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की अपील के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। डीसी ने लोगों को मतदान की शपथ दिलाई, साथ ही वोटिंग को लेकर जागरूकता की अपील की। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। खबर रांची से है, जहां देर रात रांची के डीसी और एसएसपी के नेतृत्व में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अलग अलग 16 टीम बनाकर सभी वार्ड, महिला वार्ड, सेल और अस्पताल की जांच की गई।
हालांकि छापेमारी के दौरान जेल से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। बता दें कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में हो, इसे लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इसमें एक तरफ जहां बदमाशों पर पैनी नजर है, तो वहीं जेल से भी आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके, इससे लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है और इसी कड़ी में जेल में छापेमारी की गई। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता दें, बगोदर में जुआ के अड्डे पर छापेमारी की गई। घंगरी टांड में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जुआ खेल रहे 5 लोगों को पकड़ा भी गया है। आपको बता दें, मौके से 7 बाइक 24,000 रुपए कैश भी जब्त किए गए हैं। तो गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जुआ खेल रहे 5 लोगों को पकड़ा है, 7 बाइक 24,000 रुपए कैश भी जब्त किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी क्षेत्र में ग्रामीण हाथियों के आतंक से परेशान हो गए हैं। हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों के घरों को तहस नहस करके बाद में घर में रखे अनाज भी चट कर गए। बता दें कि कुटीपी गांव में हाथी पहुंच गया और गांव के 6 घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत से हाथी को भगाया। पीड़ित ग्रामीणों ने अब वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। जामताड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। अवैध रूप से लकड़ी ले जा रहे पिकअप को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर 28 बोटा लकड़ी ले जाई जा रही थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मौके से गाड़ी का ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। कुंडहित वन क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। झारखंड में जमीन का खेल अभी भी धड़ल्ले से जारी है और इस बीच ईडी के जांच में अंचल कार्यालय का एक और खेल का खुलासा हुआ है। बता दें कि 2023 में ईडी ने अंचल कार्यालय से एक जमीन से जुड़े मामले में दस्तावेज की मांग की, तो कार्यालय की ओर से सर्टिफाइड कॉपी ईडी को मुहैया कराई गई। जब 2024 में एक बार फिर ईडी ने उसी दस्तावेज की मांग की, तो कार्यालय की ओर से दस्तावेज नहीं मिलने की बात कही गई। अंचल कार्यालय का यह जवाब कहीं ना कहीं जमीन हेराफेरी की ओर इशारा कर रहा है। रेवेन्यू का हिसाब किताब जो है ना बहुत गड़बड़ है और रेवेन्यू का गड़बड़ होना क्राइम को प्रोपगेट करता है, क्राइम बढ़ाता है समाज में। और हम लोग हमेशा से ये मानते हैं कि एक जमीन से रिलेटेड कई केसेस होते हैं और उसका मेन कारण है यहाँ रेवेन्यू को रखना, रेवेन्यू रिकॉर्ड रखना और नहीं अच्छा से रख के उसमें हमेशा फाड़ फूड़ करवाना और चोरी करवाना या फिर रिकॉर्ड रूम में। झारखंड में जमीन का खेला लगातार होता आया है और इस जांच में इन तमाम चीज़ों का खुलासा ईडी ने भी पूर्व में भी किया है और कहीं ना कहीं वर्तमान में भी ईडी की जांच जो है इसमें लगातार आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बता दें कि इस अब पूरे मामले में एक नया जो मोड़ है वो सामने आया है। ईडी के द्वारा जो हेमंत सोरेन और अन्य 4 लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दायर की है उसमें ये तमाम चीज़ें सामने आई है। बता दें कि बड़गाई अंचल से ईडी के द्वारा 2023 में एक ज़मीन से संबंधित दस्तावेज जो है वो मांगे गए थे, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी भी मुहैया कराई गई थी बड़गाई अंचल के माध्यम से। लेकिन जैसे ही उसमें तमाम हाई प्रोफाइल लोगों का नाम सामने आने लगा और जब एक बार फिर 2024 फरवरी में ईडी के द्वारा उन तमाम दस्तावेजों की डिमांड की गई, तो अंचल कार्यालय से ये कह दिया गया कि वो जो दस्तावेज हैं वो फट चुके हैं, उसके पन्ने गायब हैं। तो कहा जा सकता है कि जैसे ही हाई प्रोफाइल लोगों का नाम सामने आता है, अंचल कार्यालय जो है वो पूरी तरह से नतमस्तक हो जाता है। तो ये जांच में अब तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी किस तरह से और आगे बढ़ती है और कौन कौन से लोग जो हैं वो ईडी के रडार पर आने वाले दिनों में आते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर गुमला से है, जहां कटकाही महुआ टोली में पति ने पत्नी की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक का पति शराब के नशे में था, जिसके बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी से अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटने लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। जाएंगे बोल रही थी, लेकिन और लाने जा रहा था और हम भेज दे रहे थे कि शादी उदी किए हैं तो जाओ वहाँ नहीं रहना।
अभी दूसरा घर दिए बोल के हम भेज दे रहे थे, लेकिन इसे मार के मरवा देंगे उसको थोड़े हम लोगों को पता है। गुमला में स्वास्थ्य सुविधा का सबसे बड़ा केंद्र सदर अस्पताल खुद बीमार है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सदर अस्पताल में लाखों की लागत से मच्छरदानी खरीदी गई, लेकिन हाल यह है कि इसे मरीजों को दिया नहीं जा रहा है। एक तरफ जहां दिन में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, अस्पताल के वार्ड में लगे पंखे टूटे और खराब हैं, तो वहीं रात होते ही मच्छरों का हमला झेलने को मरीज मजबूर हैं। इधर जब मरीज और उसके परिवार की ओर से मच्छरदानी की मांग की जाती है तो मच्छरदानी नहीं होने की बात कही जाती है। हालांकि सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने दावा किया है कि मच्छरदानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं खराब पंखे की भी जल्द मरम्मत का भरोसा दिया गया है। चल रहा था ना, तो 7 बेड नंबर में थे, तो ऊपर से नहीं चल रहा था। बोले मैंने यहाँ बहुत मच्छर लगता है। इनका पापा भी बोले थे कि थोड़ा सा मच्छरदानी दीजिए करके, तो बोले कि कितना को देंगे, अभी इतना है नहीं। बांटे थे तो कोई डाल के ले गया करके ऐसे बोले थे। यहाँ मच्छरदानी भी नहीं है। तो कैसे आप लोग यहाँ पर रहते हैं? ऐसे डूबते हैं, मतलब रात भर, मतलब रात भर परेशानी होता है। रात भर परेशानी होता है। हाँ। मच्छर बहुत ज्यादा है। हाँ, मच्छरदानी नहीं मिला है, बैठना से यहाँ है और देखभाल नहीं कर रहे हैं। 1 महीना से यहाँ एडमिट हैं। हाँ। और अभी काफी गर्मी बढ़ी हुई है। गर्मी भी बढ़ा है। मच्छर कैसे? लोग दोनों विकलांग है। मच्छरदानी की कमी नहीं, मच्छरदानी है और एक्चुअली कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो मैं देख लेता हूँ। और जहाँ तक पंखे की बात है, मेरे संज्ञान में है कि अभी जो गर्मी है तो मैंने अपने बिजली मिस्त्री को बोल दिया है, वो एक एक करके सारे को रिप्लेस करता जा रहा। हो सकता है वहाँ पे छूट गया हो, लेकिन ऐसा सुना है जितना जल्दी हो सके वो मैं उसको 2-3 दिन में सारे को ठीक ही करवा दूँ। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का असर राजधानी रांची में भी दिख रहा है। मौसम विभाग ने 12 अप्रैल तक बारिश के साथ तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 9 अप्रैल को पलामू और 10 से 12 अप्रैल के बीच रांची और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्से में लू को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम बदलने के साथ ही तेज हवा से राजधानी और आसपास के इलाके में बिजली गुल होने से लोगों की परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। बंगाल के खाड़ी में उठे साइक्लोन का असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के कई इलाके में 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक राज्य के कई हिस्से में बरसात हो सकती है। इस बरसात के दौरान तेज गति से हवा भी चल सकती है और हवा चलने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगर हम मौसम पूर्वानुमान की माने तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा बह सकती है। और कल इसका असर जब राजधानी रांची में देखने को मिला है तो इस दौरान बत्ती भी गुल रही है। हालांकि मौसम ने जब अपना मिजाज बदला है तो निश्चित रूप से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम का मिजाज आज से 2 दिन पहले तक था, जिस तरीके से चिलचिलाती धूप से लोग परेशान थे, तो वहीं अब तापमान में भी गिरावट देखने को मिला है। जहां 9 तारीख को गढ़वा के कई इलाके में बरसात की संभावना जाहिर की गई है, तो वहीं 11 और 12 तारीख को राजधानी रांची के कई हिस्से में और आसपास के इलाके में बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। अगर इस मौसम पूर्वानुमान की माने तो इससे पहले अगर तापमान की बात करें तो सरायकेला खरसावां और उसके आसपास के इलाके में 43 डिग्री से भी अधिक तापमान देखने को मिला था। लेकिन अब जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और जिस तरीके से मौसम ने करवट लिया है, निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। इसका असर बोकारो में भी दिख रहा है। लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। वहीं आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिसका लोग आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन बदले मौसम में लोग बच्चों में सर्दी खांसी के साथ ही तबियत भी खराब होने की आशंका से सहमे हुए हैं। लोगों ने मौसम में बदलाव का स्वागत किया, लेकिन दूसरे लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की। गर्मी की वजह से आने जाने में रास्ते में बहुत परेशानी लगता है। तो अब जैसे कि ये हुआ है तो थोड़ा बदलाव आया है, तो उसमें राहत महसूस हो रहा है। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों पर अचानक कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े। वैसे मौसम तो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि सर्द गर्म से सर्दी हो सकती है बस। और ये स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो लोग नियम से चलते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, और जो नियम से नहीं चलते हैं तो उनके लिए बहुत कुछ है। सर्दी गर्मी आया तो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे, अभी सर्दी आया है, सभी लोगों को खांसी पकड़ने लग गया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।